हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आगे जो उसके चैप्टर हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने आपको ओवरव्यू दिया था कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में क्या क्या है, कैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया, कैसे रूल बना, क्या चोपड़ा कमेटी का क्या थी, उसने क्या किया था, और उसके बाद हमने आपको छोटी छोटी जो डेफिनेशंस थी उनको मैंने आपके सामने ब्रीफ किया था। आज हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आप जब भी ड्रग इंस्पेक्टर की आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें ड्रग और जो आपका कॉस्मेटिक एक्ट होता है इसमें आपको सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। समझ में आ जाएगा, आप क्वेश्चन को निकाल लेंगे। तो हम आज जो आपके सामने डिस्कस करेंगे वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह थी, ड्रग की क्या डेफिनेशन है उस दिन मैंने आपको तो बताया था, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के साथ क्लियर कराऊंगा कि ड्रग की डेफिनेशन क्या है, कॉस्मेटिक्स क्या है, अडल्ट्रेटिव ड्रग क्या है, स्पूरियस ड्रग क्या है, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज बढ़ते हैं इसी लेक्चर में आगे। और ये देखिए, जो आज हम पढ़ेंगे वो है इसमें चैप्टर 1 जो है आपका, उसमें क्या है, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपका जो चैप्टर 2 है उसमें क्या है, आपकी एनालिटिकल जो बॉडीज़ हैं, एनालिटिकल बॉडीज़, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ों को एकदम से प्रॉपर समझेंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझेंगे। आप अपना नोट्स बनाते रहिए, साथ ही साथ अगर आपके पास पहले से नोट्स बने हैं तो उनको अपडेट करते रहिए। चलिए देखिए, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ क्या हुआ था यहाँ पे। 1940 में जो एक्ट आया था आपका डीएनसी, क्यों आया, सीधी सी बात है, किस लिए आया था, पब्लिक नीड क्यों थी, क्योंकि जो आपके लोग हैं, जो लोग रह रहे हैं और जो पब्लिक है उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए है, सेफ मेडिसिन चाहिए है। मतलब क्या चाहिए, अच्छी मेडिसिन चाहिए है, सही तरीके से बनी हुई वाली मेडिसिन चाहिए, क्वालिटी मेडिसिन चाहिए है, और साथ साथ में ऐसी मेडिसिन चाहिए है जो क्या हो, जिसकी सेफ्टी और इफिकेसी पर भी ध्यान दिया गया हो। यही काम किसका था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का था, वही यहाँ पे आया था। ठीक है, चलिए आप समझते हैं। पहला चैप्टर स्टूडेंट डिस्कस करते हैं, जिसमें क्या है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बताया गया था। तो पहली डेफिनेशंस आप यहाँ पे याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ड्रग की डेफिनेशन। और यहाँ पे ड्रग की डेफिनेशन से ज़्यादा भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो आपकी ड्रग की डेफिनेशन थी वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के किस सेक्शन में बताई गई थी। तो आप याद रखिएगा, सेक्शन 3B में क्या हुआ था, ड्रग की डेफिनेशन को बताया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सेक्शन से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और वहाँ पूछा जाता है कि जो आपकी ड्रग है वो किस सेक्शन के अंतर्गत आती है। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए किसके अंतर्गत आती है, 3B के अंतर्गत क्या आती है, हमारी ड्रग की डेफिनेशन आती है। एक बार डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ human beings or animal and all substance intended to be used for the diagnosis। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए एक एक वर्ड नहीं छोड़ना है आपको, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज और डिसऑर्डर, किसमें, ह्यूमन में, और साथ साथ में एनिमल में। ठीक है, ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, हम ड्रग बोलते हैं। ये थी प्रॉपर ड्रग की डेफिनेशन। आप एक एक चीज इसमें याद कर लीजिए, आपको बिल्कुल भी एक वर्ड नहीं भूलना है। डायग्नोसिस भी आपको याद रखना है, ट्रीटमेंट भी याद रखना है, मिटिगेशन भी याद रखना है, प्रिवेंशन भी आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि इंक्लूडिंग प्रिपरेशन अप्लाइड ऑन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, कुछ ऐसी प्रिपरेशन जिसको आप क्या करते हो, ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई भी कर रहे हो, वो भी क्या आ जाती हैं, ड्रग में ही आती हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जो चीज़ खा रहे हो या वही सिर्फ ड्रग में आ रहा, नहीं, आप क्या कर रहे हो, जो आप यूज कर रहे हो उसको भी, जैसे कि आपने क्या किया, बॉडी पे यूज किया, अप्लाई किया, ठीक है, वो भी क्या होती है, ड्रग की क्वालिटी में आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे मॉस्किटो रिपेलेंट की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए ड्रग में क्या क्या आता है, एग्जाम्पल एक बार आप देख लीजिए। मॉस्किटो रिपेलेंट, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि मॉस्किटो रिपेलेंट किस में आता है, तो आपको पता होना चाहिए मॉस्किटो रिपेलेंट किस में आता है, ड्रग में आता है। ठीक है, और साथ साथ में ब्लड जो है वो भी किस में आता है, आपका ड्रग में आएगा। बैंडेजेस भी ड्रग में आते हैं, डिस्टिल्ड वाटर भी ड्रग में आएगा आपका। उसके बाद एब्जॉर्बेंट, जो एब्जॉर्बेंट कॉटन वूल होता है वो भी आएगा। बोरोलिन, ये भी आपका ड्रग में आ जाएगा। सैनिटरी पैड, आईवी सॉल्यूशन, वाटर फॉर इंजेक्शन, ये सब किस में आएंगे, आपके ड्रग में आएंगे। और साथ साथ में इम्पटी जिलेटिन जो आपका कैप्सूल होता है वो भी किस में आ जाएगा, ड्रग में आएगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है वो आपका ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ड्रग जो है वो किस सेक्शन में आती है, वो 3B में आती है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आगे हम देखते हैं जो इसी चैप्टर 1 में दूसरी डेफिनेशन है उसको भी क्लियर करते हैं। साथ ही साथ देखिए कॉस्मेटिक के बारे में, कॉस्मेटिक क्या होता है, सबसे बड़ी चीज देखिए समझिए, इट मींस एनी आर्टिकल। ठीक है, कौन सा आर्टिकल जो किसके लिए यूज हो रहा है, जिसको आप क्या कर सकते हो, रब कर सकते हो, जिसको पोर कर सकते हो, स्प्रिंकल्ड और स्प्रेड और इंट्रोड्यूस्ड
इनटू और अदरवाइज अप्लाइड इन द ह्यूमन बॉडी, ऐसी चीजें जिनको आप क्या कर सकते हो, रब कर सकते हो, पोर कर सकते हो, ठीक है, साथ साथ में स्प्रिंकल, और आप क्या कर सकते हो, स्प्रे कर सकते हो, किस पे, ह्यूमन बॉडी पे। किसके लिए आप कर सकते हो, क्लींजिंग एंड ब्यूटीफाइंग के लिए, समझ रहे हो ना, क्लींजिंग एंड ब्यूटीफाइंग के लिए आप ऐसे सब्सटेंस जो यूज कर रहे हो वो किस में आएंगे, वो आपके कॉस्मेटिक्स में आएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे इसमें से एग्जांपल आप ले लीजिए, क्रीम आ जाएंगी, पाउडर आ जाएगा, टूथपेस्ट आ जाएगा, नेल पॉलिश आ जाएगा, ठीक है, किस में आएंगे, कॉस्मेटिक्स में आ जाएंगे। अब आता है आगे ओटीसी ड्रग, ठीक है, ओटीसी में क्या आती है, ओवर द काउंटर ड्रग। ओवर द काउंटर ड्रग में क्या होता है, देखिए ऐसी सीधी सी बात समझिए, ओटीसी ड्रग आर मेडिसिन सोल्ड डायरेक्टली, ठीक है, ये क्या होती है, आप इनको डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से परचेस कर सकते हैं बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, इसमें प्रिस्क्रिप्शन की नीड नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए आप डेक्स्ट्रोमेथोर्पन, जो आप एस्टा अमीनोफेन ले लो, ठीक है, लोराटिडिन ले लो, पैरासीटामोल ले लो, आइबुप्रोफेन ले लो, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनके लिए क्या है, आपको किसकी जरूरत नहीं होती, प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, उन ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, ओटीसी मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे बताता हूं मैं आपको, यहां पे जो आपके आता है एक ड्रग का पार्ट बन जाता है कि कौन कौन सी ड्रग मार्केट में आ सकती हैं और कौन कौन सी ड्रग जो होती हैं वो बेकार होती हैं। एक बार समझिए आप, जैसे कि मिस ब्रांडेड ड्रग, ठीक है, मिस ब्रांडेड ड्रग का मतलब क्या होता है, एक ब्रांड आप क्या है कंफ्यूज कर रहे हो एक तरीके से, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट इज नॉट लेवल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, इसमें जो लेवल लगा होता है वो सही तरीके से नहीं लगा होता है, आपको कंफ्यूज करता है, ठीक है, लेवल से आप कंफ्यूज कर रहे हो। स्पूरियस ड्रग में क्या होता है, ये फेक होती है पूरी तरीके से, ये आपको दिखेंगी तो ओरिजिनल जैसी, देखने में क्या लगेगा, आपको बिल्कुल ओरिजिनल लगेंगी, बट उसके अंदर का सॉल्ट, उसमें क्या यूज हो रहा है, ये बिल्कुल भी हो सकता है पता नहीं क्या यूज हो, बिल्कुल ही फेक होती हैं एक तरीके से, क्या उसमें यूज कर रहे हैं हमें खुद नहीं पता होता, क्योंकि इसीलिए तो वो फेक है, अगर पता हो जाएगा तो फेक कैसे रही फिर वो, ठीक है। और देखिए अब मैं इसको एक एक वर्ड आपको बता देता हूं, समझते जाइएगा, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन तीनों जो आपके ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं तीनों से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाई मैंने बता दिया, जिसमें लेवल ना हो प्रिस्क्राइब मैनर में तो क्या हो जाएगी, उस जगह पे मिस ब्रांडेड ड्रग हो जाएगी। फिर देखिए, इट इज सो कलर्ड कोटेड पाउडर और पॉलिश्ड दैट डैमेज इंज कंसील्ड और इट इज मेड टू अपीयर ऑफ बेटर और ग्रेटर थेराप्यूटिक वैल्यू देन द रियल इज, ऐसी चीजों पे वहां पे लिखा होता है, ठीक है। इट्स लेवल और कंटेनर और एनीथिंग accompanying द ड्रग wears एनी स्टेटमेंट डिजाइन और डिवाइस which makes एनी फॉल्स क्लेम फॉर द ड्रग। ये तीनों चीजें आप पढ़ लीजिए, तीनों डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, हो सकता है ये लाइन लिख के आ जाए और आपसे पूछ दिया जाए, तीनों ऑप्शन उसमें लिख के आ जाए, मिस ब्रांड ड्रग क्या है और साथ साथ में वो किस में आ रही है, मिस ब्रांड में आ रही है, अडल्ट्रेटेड में आ रही है या किस में आ रही है, स्पूरियस में आ रही है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। और अडल्ट्रेटेड में क्या होता है, कंटामिनेशन, क्या हो जाए, एक ड्रग है उसमें क्या हो जाए, कंटामिनेशन हो जाए, हो सकता है दो सॉल्ट हो आपस में मिक्स कर दें, ऐसे वाली ड्रग किस में आएंगी, अडल्ट्रेटेड ड्रग में आएंगी। उसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट इन द होल और पार्ट फिल्थी प्यूट्रेड और द डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रिपेयर्ड पैक जो इसका होता है स्टोर्ड अंडर द इंसैनिटी कंडीशन, बोले तो इसमें क्या होता है, अनहाइजीनिक कंडीशन, ठीक है। इट कंटेनर जो होता है कंपोज्ड ऑफ एनी पॉइजनस सब्सटेंस, ओके। फिर क्या है, इट कंटेन्स अ हार्मफुल और द टॉक्सिक सब्सटेंस, क्या हो उसमें हार्मफुल या कोई क्या हो उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस हो। देखिए मैंने ये आपको रीड करके इसलिए दिखाई है लाइन टू लाइन, क्योंकि ये लाइन टू लाइन से ही इसमें क्वेश्चन बनता है, ये पूरी की पूरी लाइन लिख दिया जाएगी और आपसे पूछ दिया जाएगा इसमें कौन सा ये है, स्पूरियस है ये, कि यहाँ पे अडल्ट्रेटेड है, कि यहाँ पे मिस ब्रांड है, इसलिए इसको पूरी लाइन पढ़ना जरूरी था और पूरी लाइन को साथ साथ में समझना भी जरूरी था, ठीक है। स्पूरियस में क्या क्या आ जाती है, इट इज इंपोर्टेड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू द अनदर ड्रग, ठीक है। उसके बाद इट हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड होली और इन पार्ट ऑफ द अनदर ड्रग और सब्सटेंस, सीधी सी बात है, क्या हुआ, जैसे कि मान लो कोई ये ड्रग है एक्स, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, दूसरी भी ड्रग ऐसी आ रही है मार्केट में एक्स है, अब आप देख रहे हो दोनों में पहचान नहीं पा रहे हो, बट क्या है, एक इसमें से फेक होगी और एक इसमें से रियल होगी, तो इस तरीके के ड्रग को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पूरियस ड्रग बोलते हैं। और यार देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि किसमें आती है स्पूरियस ड्रग, आपकी सेक्शन 3 में आती है। स्पूरियस ड्रग का जो डिस्कशन है वो किसमें था, सेक्शन 3A में था, और ड्रग जो आपने ड्रग पढ़ी थी वो किसमें है, किस सेक्शन में, 3B में उसका डिस्कशन दिया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझ जाइए, समझ लीजिएगा ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं सीधा सा, यहां से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर 2। अब देखिए चैप्टर 2 में क्या क्या है, क्या स्टार्ट होता है आपका चैप्टर 2, देखिए इंपॉर्टेंट है ये, आप वहाँ पे तो डेफिनेशंस थी, आपको क्लियर हो गया होगा।
अब सीधी सी बात है, ऐसे ही इसमें जो 5 चैप्टर थे, मैं पांचों चैप्टर आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। बस आप एक एक चीज़ को समझते जाइएगा। पीछे डेफिनेशंस थी वो आपको क्लियर हो गई होंगी। ड्रग की डेफिनेशन क्या है, कॉस्मेटिक की डेफिनेशन क्या है, अडल्ट्रेटेड क्या है, स्पूरियस क्या है, सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। और मैंने लाइन टू लाइन आपको इसीलिए पढ़ के बताया है वो, कि जिससे क्या हो, वो लाइन टू लाइन आपको क्लियर होती चली जाए कौन सी लाइन किसके लिए है। क्योंकि कभी कभी लाइन से ही आप कंफ्यूज होते हैं किसमें। और सबसे ज़्यादा जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, कंफ्यूजन जो आएगी वो आएगी एक मिस ब्रांड ड्रग में, कि मिस ब्रांड ड्रग क्या होती है, और दूसरी आपको आएगी स्पूरियस में। आप अडल्ट्रेटेड ड्रग को तो बता देंगे कंटामिनेशन वाली, बट इन्हीं दो में आपको कंफ्यूजन आएगा और इन्हीं दो से आपको क्वेश्चन टिक करना होगा। समझ गए आप, यही इंपॉर्टेंट होगा, इसी से क्वेश्चन बन के आएगा जो आप कंफ्यूज करेगा। चैप्टर 2 में जो थी वो किसके बारे में डिस्कस किया गया था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज बनाई गई थी, जो क्या करते हैं, ऐसी बॉडीज बनाई गई थी जो क्या करती हैं, जैसे कि सपोज करें इस एक्ट में क्या क्या रखा गया, उन सारी चीज़ों पे कैसे वर्क किया जाए, उसकी निगरानी कैसे की जाए, उनमें क्या हो रहा है, उसके लिए क्या बनाई गई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ बनाई गई थी। और उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। जैसे कि पहली बॉडी जो थी वो एडवाइजरी बॉडी थी, जो क्या करती थी, एक तरीके से सबको एडवाइस करती थी, सबको बताती थी कि हाँ इसमें ऐसे ऐसे करना है, क्या क्या काम है, ऐसे ये इनका किसका काम था, एडवाइजरी बॉडी का था। उसके बाद एनालिटिकल बॉडी जो थी, इसका काम क्या था, ये जो यहाँ से रूल इन्होंने तो क्या किया, एडवाइस किया ये ऐसे ऐसे करना है। एनालिटिकल का काम क्या है, टेस्टिंग करना, ठीक है, कोई भी ड्रग है उसको कैसे टेस्ट करना है, ये किसका टेस्ट करना है, टेस्ट करने का प्रोसीजर क्या है, वो कौन फॉलो कर रहा था, और वो किसको करना होता था, एनालिटिकल बॉडीज़ का होता था। और जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ बनाई गई थी, इनका काम सिर्फ था किसी भी रूल को लाना और रूल को इम्प्लीमेंट करना। बात आ गई समझ में। अगर आपसे पूछा जाए एग्जीक्यूटिव बॉडी का रोल क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी का रोल है किसी भी क्या है आपके रूल्स को लेके आना, और यहाँ पे एनालिटिकल बॉडीज का काम क्या है, टेस्टिंग करना। और यहाँ पे जो एडवाइजरी बॉडी है इसका क्या काम है, लोगों को एडवाइस करना, उस चीज के उस गाइडलाइंस को प्रोवाइड करना, कैसे क्या है ये गाइडलाइन। और जब गाइडलाइंस आ जाएगी उसको कौन इंप्लीमेंट करेगा, उसको एग्जीक्यूटिव बॉडी इंप्लीमेंट करेगी, और उनको फॉलो कौन करेगा, एनालिटिकल जो आपकी कमेटी है वो उसको फॉलो करेगी। समझ गए आप बात, ठीक है। चलते हैं इसमें, देखिए कौन कौन सी बॉडीज आती हैं। इसमें जो बॉडीज आती हैं आपकी, सबसे पहले एडवाइजरी बॉडीज में जो आती है वो आती है डीटैप, ठीक है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। और उसके बाद आती है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। ओके, एनालिटिकल में कौन कौन सी आती हैं, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी आती हैं, और सेंट्रल ड्रग के साथ साथ कुछ होती हैं जो अपनी आपकी स्टेट में भी लेबोरेटरी बनी होती हैं, वो किसके अंतर्गत आती हैं, वो आती हैं आपके एनालिटिकल के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है वो किस में आता है, आपका एडवाइजरी में आता है कि आपका एनालिटिकल में आता है, आपका एग्जीक्यूटिव में आता है। यहाँ पे भी आप चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कैटेगराइज कर लोगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ गवर्नमेंट जो एनालिस्ट है ये तो एनालिस्ट का ही काम है, तो ये इसमें तो एडवाइजरी में तो नहीं आता होगा। लेकिन आपको इन दोनों में कंफ्यूजन इसलिए हो जाएगी क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी किस में आती है, ड्रग इंस्पेक्टर में जो है वो आपका किस में आता है, एग्जीक्यूटिव बॉडीज में आएगा। इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है थोड़ी सी कि हाँ ड्रग इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव में आ रहा, तो हो सकता है गवर्नमेंट एनालिस्ट भी किस में हो, एग्जीक्यूटिव बॉडीज में। बट ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। जो आपकी गवर्नमेंट जो एनालिस्ट होता है वो किस में आता है, आपकी एनालिटिकल बॉडीज में आता है। और ड्रग इंस्पेक्टर जो आता है वो आपका कहाँ पे आता है, आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में आता है। तो आप समझ जाइएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो किस में आते हैं, तो किस में आते हैं, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी में आते हैं, ठीक है। इसमें और क्या क्या हो सकता है, इसमें लाइसेंसिंग अथॉरिटीज हो सकती हैं और कुछ कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हो सकती हैं। इनके बारे में हम आपको बताएंगे क्या क्या हो सकती हैं, कौन कौन होती हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं किसके बारे में, यहाँ पे डीटैप के बारे में। डीटैप में क्या क्या होता है, देखिए किसके द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आप समझिएगा कि जो आपकी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, वो आपकी बनाई जाती है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। ये क्या करती है, किसको एडवाइस करती है, जो आपके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होते हैं और कुछ टेक्निकल मैटर्स होते हैं, उसमें क्या होती है, ये अपना हस्तक्षेप करती है, उन्हीं की चीज़ों में ये अपनी चीज़ों को बताती हैं, ऐसे करना है, ये चीज़ इंप्लीमेंट करते हैं ये, ठीक है। ये बताते हैं कि इसको ऐसे ऐसे करना है, और इंप्लीमेंटेशन का काम किसका है, आप समझ गए होंगे, एग्जीक्यूटिव बॉडी का, उनको वो फॉलो करना है। उसके बाद उनको वो फॉलो करके उस रूल्स को बना के देना है, ये बात आप समझ गए, ठीक। उसके बाद देखिए ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी डीसीसी का क्या रोल है। डीसीसी क्या करता है, एडवाइजरी बॉडी होती है, ठीक है। ये भी किसके द्वारा बनाई जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। किसको एडवाइस करती है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट को, साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट को। और क्या करती है, कुछ जो आपके डीटैप के जो कुछ काम होते हैं उसमें ये क्या करती हैं, उनके साथ साथ में ये कोरिलेट होके काम करती हैं ये कमेटीज, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अब आप देखिए, जो आपकी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो होता है डीटैप, इसमें कितने मेंबर होते हैं तो आप याद कर लीजिए, इसमें कितने मेंबर होते हैं, इसमें 8 आपके 18 मेंबर होते हैं। इसको आप याद रखिएगा। इसको कैसे याद करना है, 855 के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहला आपका क्या है, यहाँ पे एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, वो कितने होते हैं, इसमें 8 होते हैं। तो पढ़िए 8 कौन कौन से मेंबर होते हैं। इसमें जो डीसीजीआई जो आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, वो कौन होता है, इसका चेयरमैन होता है। किसको, कौन चेयरमैन होता है इसका, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस का जो आपका चेयरमैन होता है, एक मेंबर वो रहता है एक्स ऑफिशियो में। दूसरा कौन होता है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। थर्ड वन कौन होता है, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल लेबोरेटरी कोलकाता का, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटनरी। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, और इसमें क्या होता है, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। सीधी सी बात है, इसमें जो आपकी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, ये सारे के सारे आप समझ रहे होंगे चेयरपर्सन ही आते हैं। इसमें बड़े पर्सन आते हैं, जैसे कि या तो कोई डायरेक्टर है, कोई चेयरपर्सन है, ऐसे लोग इसमें आते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉमिनेटेड में क्या होता है, ये नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, गवर्नमेंट की जो बॉडीज होती है उन्हीं के द्वारा ये नॉमिनेट किए जाते हैं, नाम दिए जाते हैं। जैसे 2% नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर 1% फ्रॉम द, किससे आता है, एक आता है आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से, जो भी कहां से नॉमिनेट किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही नॉमिनेट किया जाता है। फिर क्या होते हैं, 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट से नॉमिनेट किए जाते हैं। एनालिस्ट जो गवर्नमेंट होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ से आपसे पूछ दिया जाए कि गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है वो किस में आता है, वो आपका किस नॉमिनेटेड। अब वहाँ पे देखिए, अब जैसे कि जब वो पहले की बात थी, वहाँ पे इलेक्टेड जो इलेक्टिव मेंबर्स, या वहाँ पे कौन कौन से थे आपने देखा था कि एग्जीक्यूटिव बॉडीज में, कि एडवाइजरी बॉडी में, कि एनालिटिकल बॉडीज में आता है, तब वहाँ पे आपको गवर्नमेंट उस तरीके का अगर आपसे ऑप्शन पूछा जाए तो उस तरीके से टिक करना है। और अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि यहाँ पे गवर्नमेंट एनालिस्ट किस में आता है, नॉमिनेटेड में आता है, एक्स ऑफिशियो में आता है, कि इलेक्टेड में आता है, तब आपको क्या टिक करना होगा, नॉमिनेटेड मेंबर्स आएगा। स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिए, आपको एमसीक्यूज यहीं से निकालने हैं, इसी से एमसीक्यूज आपको समझने हैं, आपको खुद पढ़ाई करके आपको अपने आप एमसीक्यूज जनरेट करने हैं। ये नहीं कि आप अलग से सॉल्व करें, नहीं, आपको हर एक क्वेश्चन में एक एमसीक्यूज दिखना चाहिए। तो क्या रहती है, आपकी कनेक्टिविटी अच्छी रहती है और सारी चीज़ें आपको समझ में आती है, ठीक है। फिर आता है इलेक्टेड मेंबर्स में, देखिए 5 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, 1 टीचर इन द फार्मेसी और द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का होना चाहिए। उसके बाद 1 फार्माकोलॉजिस्ट इलेक्टेड बाय द गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल, इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। 1 पर्सन जो आपका होता है किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पीसीआई से। उसके बाद 1 पर्सन आपका कहां से आता है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ द एमसीआई से। फिर आता है 1 पर्सन टू बी इलेक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ द इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, ठीक है। ये 5 मेंबर कहां से आते हैं, इलेक्ट हुए किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए होंगे। ऐसे आप याद कर लीजिए, 855, 8 + 5 13, 13 + 5 18 मेंबर्स इसमें आते हैं, ठीक। आगे देखिए, हम आपको बताते हैं सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के बारे में, ठीक है। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी आपकी कहाँ पे है, कोलकाता में है, ठीक है। और कोलकाता जो आपकी इसके बारे में जो डिस्कशन दिया गया है वो किस में डिस्कस किया गया है, सेक्शन 6 में आपका डिस्कशन किया गया है। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी आपकी कहाँ पे है, आपकी कोलकाता में है। और उसके बाद कुछ जो जिस तरीके का स्टेट जो है वो अलग अलग स्टेट में बनी होती हैं लेबोरेटरीज, ठीक है। तो ये चीज़ थी यहाँ पे। उसके बाद देखिए, आप गवर्नमेंट एनालिस्ट के बारे में एक डेफिनेशन देख लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट एनालिस्ट का डिस्कशन किस सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन 20 में दिया हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जो आपका ड्रग इंस्पेक्टर है वो किस सेक्शन में आता है। उसके बाद आप देखिए क्या होता है, एन एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय द, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, सेंट्रल के द्वारा भी अपॉइंट कर सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी अपॉइंट करते हैं। किसके लिए, टू एनालाइज एंड टेस्ट सैंपल ऑफ द ड्रग। इनका काम क्या होता है, जैसे भी सपोज करिए, ऐसे आप सिंपल एग्जांपल समझ लीजिए कि अगर कोई ड्रग इंस्पेक्टर होता है, ड्रग इंस्पेक्टर क्या होता है, किसी भी मान लीजिए आप मेडिकल स्टोर पे जाता है, वहाँ पे सीधा सा है, वहाँ पे चेकिंग करता है, तो कुछ चेकिंग के टाइम वो कुछ सैंपल वहाँ से कलेक्ट करता है, ठीक है। वो सैंपल जो कलेक्ट करता है उसका जो एनालिसिस, उसकी जो टेस्टिंग का काम होता है वो गवर्नमेंट एनालिस्ट का काम होता है, वही ये करते हैं, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई होगी, वही काम होता है किसका, गवर्नमेंट एनालिस्ट का काम होता है, ठीक है। चलिए आगे, फिर हम आपको बताते हैं रोल। यहाँ पे रोल किसका, सीडीएल का क्या रोल होता है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का रोल क्या है, सबसे पहले एनालिसिस क्या करना, टू एनालाइज और द टेस्ट सैंपल को एनालिसिस करना, ठीक है, एक अथॉराइज्ड ऑफिसर के द्वारा। फिर क्या करता है, अपीलेट अथॉरिटी टू एक्ट एज द फाइनल अथॉरिटी। ये क्या करता है, जो भी रिजल्ट आता है उस पर फाइनल अथॉरिटी है, जो ये बोलती है कि जैसे कि सपोज करिए कोई भी सैंपल था कि उसमें इतनी इतनी इम्प्योरिटी है, तो अगर इन्होंने वो वहाँ पे क्लियर कर दिया तो इनकी बात को ही क्या माना जाता है, सही माना जाता है। उसके बाद आप देख लीजिए इनका कुछ स्पेशलाइज्ड, जैसे कि वैक्सीन सेराटॉक्सिन में क्या करता है, फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय द डायरेक्टर, किसका, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, ठीक है। ओरल जो आपकी ये कुछ और लेबोरेटरी जो है स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी उनके बारे में है। ये देखिए जैसे कि ओरल पोलियो वैक्सीन फंक्शन
exercised by the deputy director and the head of the polio vaccine testing laboratory of the central research। ये क्या है, कुछ जो आपकी लेबोरेटरी हैं उनके यहाँ पे नाम दिए हुए हैं कि कहाँ पे, जैसे कि आपका जो कहाँ पे सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पे है, कसौली में है, ठीक। उसके बाद आप देखिए जो ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स की जो है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स में कौन सी आती है, फंक्शंस कैरिड आउट बाय द सेंट्रल इंडियन फार्माकोपियल लेबोरेटरी जो होती है वो आपकी कहाँ है, गाजियाबाद में है। उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में ये लेबोरेटरी जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर काम करती है। और आपकी जो यहाँ पे न्यू दिल्ली में क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो न्यू दिल्ली का है वो किस पे काम करता है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस पे काम करता है। ये बात आप समझ गए होंगे। जो आपकी वैक्सीन सेरा है, वैक्सीन सेरा टॉक्सिन्स, इस पे कौन काम करता है, आपकी जो आपका सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली है वो काम करता है। और यहाँ पे ओरल पोलियो वैक्सीन जो आपकी है उस पर भी कसौली ही काम करती है, जो आपकी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे गाजियाबाद में कौन, यहाँ पे फार्माकोपियल लेबोरेटरी। और जो आपकी ईवीडी जो आपकी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होती हैं उसमें क्या करता है, आईआईटी जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी न्यू दिल्ली है वो किस पे काम करता है, आपका इंडियन जो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव्स डिवाइसेस हैं इन पे काम करता है, ठीक है। चलिए ये बात आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे जो आपका एनालिसिस ये किसका काम था वो भी आप समझ गए। यहाँ पे वैक्सीन सेरा आपके ओरल पोलियो वैक्सीन पे कौन काम कर रहा है वो भी समझ में आ गया। कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे कौन काम कर रहा है, यहाँ पे इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस पे कौन काम कर रहा है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लीजिएगा आप, फिर आगे हम आपको बताते हैं, ठीक है। लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ का क्या रोल होता है, ठीक। लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ का रोल देख लीजिए, ये किसके द्वारा अपॉइंट की जाती हैं, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट टू इश्यू द लाइसेंस ऑफ द। ये किसके लिए, ये इनका काम होता है कि ये सेंट्रल और स्टेट में अपॉइंट की जाती है। इनका काम क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल और ड्रग के लिए इनका काम होता है, ठीक है। उसके बाद इनका पावर क्या होती है, ये पावर ये रखती है ग्रांट, रिफ्यूज और सस्पेंड एनी लाइसेंस। ये इनका काम होता है कि किसी भी लाइसेंस को ग्रांट भी कर सकती हैं, उसको रिफ्यूज भी कर सकती हैं, साथ साथ में उसको क्या कर सकती हैं, उसको सस्पेंड भी कर सकती हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है, ये देखिए जो आपका ड्रग इंस्पेक्टर है वो किस सेक्शन में आता है, वो आपका आता है सेक्शन 21 में। जो आपका दिया हुआ है सेक्शन 21 उसमें किसके बारे में दिया गया है, उसमें ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में दिया गया है। और ये किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, देखिए अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 21, ठीक है। उसके बाद देखिए दे आर द की फील्ड लेवल ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंश्योरिंग कॉम्प्लेक्स। अब इनकी क्वालिफिकेशन देखिए, जो यहाँ पे अब इसी बात पे तो देखिए सबसे ज्यादा मुद्दा उठा हुआ है कि यहाँ पे ग्रेजुएट इन फार्मेसी तो क्लियर है, लेकिन जो यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात की गई है उसके ऊपर अभी भी ये केस बिल्कुल पूरी तरीके से फाइनल नहीं हो पा रही है। ये चीज़ की ये रखा जाए या हटाया जाए, क्योंकि अभी आप देखिए कुछ आपको ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी में हटा दिया जाता है और कहीं कहीं पे ये ऐड कर दिया जाता है। तो आप इसको कैसे कंसीडर करें, खुद ही क्लियर नहीं हो पा रहा है ये चीज़, क्योंकि इसके ऊपर खुद ही यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है कि क्या करना है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो वैकेंसी आई हुई है यूपीपीएससी की उसमें ही एक्सपीरियंस लगा हुआ है। फिर चलते हैं आगे। अब आप देख लीजिए एक बार किसका ये जो है ड्रग इंस्पेक्टर की पावर क्या क्या होती है, कि ड्रग इंस्पेक्टर क्या क्या कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ सकते हैं इंस्पेक्ट एनी प्रीमाइसेस, ठीक है, जहाँ पे ड्रग और कॉस्मेटिक बीइंग मैन्युफैक्चर सोल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसी जगह पे क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। सर्च एनी पर्सन हु दे हैव द रीजन टू बिलीव हैज द सीक्रेटेड ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक, ठीक। एक ही एनी पर्सन को वो सर्च कर सकते हैं जो किससे रिलेटेड हो, ड्रग या कॉस्मेटिक फील्ड से रिलेटेड हो। उसके बाद क्या कर सकते हैं, एनी कोई भी प्रीमाइसिस में जाके सर्च कर सकते हैं। अगर आप उनको रोकेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे वहाँ पे जिन उनको आप रोकोगे तो आप ऑफेंस के अंदर आ जाते हैं, तो उसमें क्या है आप पे पेनल्टीज लगा दी जाती हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, कहीं से भी क्या कर सकते हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग साइट से वहाँ से क्या कर सकते हैं, या आपका कोई स्टोर है जहाँ से आप ड्रग को किसी को पर्सन को आप दे रहे हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उन सैंपल को आपके जो सैंपल होता है वहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप एंड सर्च एनी व्हीकल और द वेसल्स, ये क्या होता है, जो व्हीकल्स होते हैं, जो व्हीकल पे क्या होता है, जो आप दवाइयों को देते हैं उनको क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइम ये सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सीज एंड स्टॉक ऑफ एनी ड्रग, ये क्या कर सकते हैं, सीज करने का भी काम इनका, ये सीज कर सकते हैं, ठीक है। गिव एक रिटन ऑर्डर टू अ पर्सन इन अ प्रोफेशन ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक नॉट टू डिस्पोज इन द स्पेसिफाइड पीरियड नॉट एक्सीडिंग 20 डेज, ये क्या कर सकते हैं, किसी को भी एक रिटर्न ऑर्डर दे देते हैं और इतने दिन का एक टाइम दे देते हैं कि आपको इतने दिन में सारी चीज़ों को आपको क्या करना है। जैसे किसी के पास आप सपोज करिए उन्होंने इंस्पेक्ट किया, उसके पास बिल नहीं वगैरह नहीं है, तो एक टाइम देते हैं कि आपको इतने इतने टाइम में क्या करना है, सारी चीज़ों को देना है। अगर आप नहीं दे रहे हो तो फिर क्या करते हैं, वो भी एक ऑफेंस के अंदर आता है, ठीक है।
उसके बाद क्या करते हैं ये एक्सरसाइज अदर पावर साइज में बी नेसेसरी कैरिंग द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, ये बस ये जो है कुछ अदर्स जो वर्क इनको दिए जाते हैं वो भी ये कर सकते हैं। बाकी जो मेन रोल इनका था ये क्या कर सकते हैं, किसी प्रीमाइसेस को इंस्पेक्ट कर सकते हैं और उसको सीज भी कर सकते हैं, वहाँ से सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। ये मेन मोस्टली इनका काम होता है, ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं इनकी, ये क्या कर सकते हैं, जैसे इनका रोल था वही इनका है। जैसे कि आप सपोज करिए इनकी सेल ऑफ ड्रग में इनकी जो ड्यूटीज़ होती है, सेल ऑफ, अगर कोई पर्सन सेल करता है तो उसमें क्या कर सकते हैं, और अगर कोई अगर पर्सन वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग है तो ये क्या कर सकते हैं। देखिए सपोज करिए अगर क्या है किसी पर्सन के पास क्या, टू इंस्पेक्ट ऑल पर्सन लाइसेंस्ड फॉर द सेल ऑफ ड्रग, ऐसे जगह को इंस्पेक्ट कर सकते हैं जिसके पास क्या है सेल का क्या है, सेल का लाइसेंस है, किसका ड्रग एंड कॉस्मेटिक के लिए। ठीक है, टू चेक वेदर द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस आर बीइंग ऑब्जर्व। ठीक है, ये देखिए टू सेंड सैंपल फॉर द टेस्ट एनालिसिस इफ दे सस्पेक्ट, अगर किसी पर्सन पे ऐसा उन्हें कोई सस्पेक्ट होता है या उन्हें कोई दिखता है ऐसी चीज़ यहाँ की ये इस चीज़ को क्या है थोड़ा सा गड़बड़ है, तो क्या कर सकते हैं एनालिसिस के लिए भेज सकते हैं। टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट में टू देम इन राइटिंग। ठीक है, उनको क्या कर सकते हैं कंप्लेंट दे सकते हैं, वो रिटन में चीज़ें लिख के दे सकते हैं। उसके बाद क्या है टू इंस्टीट्यूट द प्रोसिक्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द ब्रीच ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं सारी चीज़ों को, ये जितना भी सेल ऑफ ड्रग के लिए रहता है ये सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भी ये क्या कर सकते हैं, देखिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग अगर प्रेमाइसिस होता है तो एटलीस्ट ये ट्वाइस अ ईयर ये वहाँ पे चेकिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं टू चेक वेदर द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस एंड प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर बीइंग ऑब्जर्व। ठीक है, उसके बाद इनका जो थर्ड काम रहता है टू चेक द प्लांट प्रोसेस। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग मींस अब ये क्या है जहाँ पे ये प्लांट लगा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग की सारी चीज़ों को ये प्रीमाइसेस को पूरी तरीके से देख सकते हैं और वहाँ पे क्या काम चल रहा है क्या नहीं, ये सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। टू वेरीफाई द क्वालिफिकेशंस ऑफ द टेक्निकल स्टाफ एम्प्लॉय, जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उन लोगों की भी ये क्या करते हैं प्रॉपर चेकिंग कर सकते हैं कि इनके पास क्या है, यहाँ पे इनके पास क्या डिग्री है, क्या इनके पास क्या इनके पास इन्होंने क्या कर रखा है, क्या डिप्लोमा है, ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं वहाँ से सैंपल भी ले सकते हैं, उस प्रीमाइसिस में क्या बन रहा है उससे सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं और उसको एनालिसिस जो आपकी जो लैब होती है उनमें क्या करते हैं भेज देते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट को चेक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ थी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में क्या है, जस्ट इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं थी और लेकिन बस आपको समझना था यहाँ पे कि डी टाइप का वर्क क्या है, डी टाइप की जो बॉडीज़ होती है उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, आपकी सीडीएल क्या है, ठीक है सीडीएल का रोल क्या है, और ओरल पोलियो वैक्सीन का, और जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में कौन कौन यहाँ पे काम करता है, आईआईटी न्यू दिल्ली कहाँ पे काम करता है, गाजियाबाद में कौन सी यहाँ पे लैब बनी हुई है, कौन कौन सी, ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी, इनको आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। बस यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। थैंक यू स्टूडेंट्स।